नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ये जो पार्ट है ये आपका सेकंड पार्ट है कक्षा 6th यानी कि छठी क्लास की जो आपकी बुक है पृथ्वी हमारा आवास, उसमें से है। इसमें हमने जाना ग्लोब किसे कहते हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और पृथ्वी को भू आब क्यों कहा जाता है, ग्लोब किस किस तरीके के होते हैं और इन रेखाओं का क्या महत्व होता है। इन सभी रेखाओं के बारे में हमने जाना और हमने उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, विषुवत वृत्त, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण शीत कटिबंध के बारे में भी जाना। अब हम जानते हैं देशांतर क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता लगाना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हम सिर्फ अक्षांश रेखाओं के माध्यम से ही नहीं जान सकते कि किसी स्थान की जो स्थिति है वो क्या है। जैसे कि अगर देखा जाए कि प्रशांत महासागर में जो टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में जो मॉरिशस द्वीप है, ये दोनों एक ही स्थिति यानी कि 20 डिग्री दक्षिण में स्थित हैं। तो इसके लिए हमें उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली जो रेखाएं हैं पूर्व या पश्चिम की ओर, इन्हें हमें जानना है। तो इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामयोत्तर कहते हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों के रूप में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को हम सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामयोत्तर आपस में मिलते हैं। तो ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि देशांतर यामयोत्तर किसे कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामयोत्तरों की लंबाई जो होती है वो समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामयोत्तर से पूर्व और पश्चिम की तरफ गिनती शुरू की जाए। अगर आप सीटेट के कैंडिडेट हैं तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटिश राज की वेधशाला कहाँ पर है, ग्रीनिच में है, और समय निर्धारित कैसे किया जाता है। तो इसमें हमें पता चलेगा इस यामयोत्तर को प्रमुख यामयोत्तर कहा जाता है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रमुख यामयोत्तर किसे कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, जहां से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामयोत्तर और 180 डिग्री यामयोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध में विभक्त करती है। इसीलिए किसी स्थिति के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर इस तरह यानी कि पू लिखा जाता है, तो पूर्व, और दक्षिण के लिए अक्षर प यानी पश्चिम का प्रयोग किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामयोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब ग्लोब की अक्षांश रेखाओं और देशांतरी रेखाओं से बने ग्रिड को देखिए। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतरों की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में जो धुबरी है वो 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब इस बिंदु को देखें, यहाँ से दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और यह जो बिंदु है धुबरी की सही स्थिति होगा। यानी कि अगर हमें देशांतर रेखाओं का ज्ञान है और अक्षांश रेखाओं का ज्ञान है तो हम किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं कि कोई स्थान कितने डिग्री देशांतर और कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं आप खींच सकते हैं। यानी कि इसमें आपको बताया गया है कि आपको ये एक्टिविटी किस तरह से करनी है। अब हम पढ़ेंगे देशांतर और समय।
समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो शाम के समय और सुबह के समय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो आपकी परछाई होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, और दोपहर के समय आपकी जो परछाई होती है वो बिल्कुल ही छोटी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तरों पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष 360 डिग्री पर घूमती है। ये हमारा 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री पर घूमती है। अतः 1 घंटे में वो 15 डिग्री और 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में, यानी कि 15 गुना 4 60 मिनट हो जाएंगे, और ग्रीनिच के समय से 1 घंटा समय जो होगा वो पूर्व में अधिक होगा। वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच से 15 पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर अर्धरात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दोपहर के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय मान समान होता है, स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? अलग अलग याम्योत्तरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा कि कौन सी ट्रेन किस समय जाएगी। इसीलिए हमने एक समय निर्धारित किया। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। जैसे ये हमारी 82 से ही 1/2 पूर्व की तरफ से जा रही है। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत के 82 से ही 1/2 पूर्व, यानी कि 82 डिग्री 30 पूर्व को मानक समय, भारत में 82 से ही 1/2 पूर्व को मानक याम्योत्तर कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का मानक याम्योत्तर कैसे निर्धारित और कहाँ निर्धारित होता है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक याम्योत्तर अपनाए जाते हैं या मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। ये प्रश्न आप कई अपने एग्जाम्स में देखेंगे कि रूस में कितने मानक समय है। रूस में 11 मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो आज जो हमने इस वीडियो में पढ़ा वो पढ़ा हमने देशांतर रेखाओं के बारे में और देशांतरी याम्योत्तर के बारे में, और समय किस तरह से निर्धारित किया जाता है और क्यों निर्धारित किया गया, ये सब चीज़ें हमने इस पाठ में जानी है। तो अब हम अगली वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। एंड सब्सक्राइब द चैनल।